Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is Methods of Formation of Alkenes। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कीन्स देखा था, जिसमें हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर, साथ में हमने देखा था एल्कीनाइल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। तो पहले मैंने सारे मेथड्स को जिनसे हम एल्कीन्स को बनाते हैं सम अप करके आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया है। ये आपने अगर एल्कीन बना ली है, मैंने सिंबॉलिकली इथीन को लिया है, आप प्रोपीन या ब्यूटीन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड्स हैं दे आर कॉमन फॉर ऑल एल्कीन्स। तो यहाँ ध्यान दो, आपने लिया एल्काइल हैलाइड, ये CH3 CH2 हेलोजन है और आपने इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किया। हेलोजिनेशन के लिए आप जो रिएजेंट काम में लाते हैं वो होता है एल्कोहलिक KOH मीन्स इथेनॉलिक KOH मीन्स आपने इथेनॉल के अंदर KOH को डिसॉल्व कर रखा है और इसमें अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन इस तरह से एलिमिनेट हो जाती है। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और आपको मिलता है इथीन। सिमिलरली आप अल्कोहल ले सकते हैं, ये मैंने CH3 CH2OH लिया है, इसका मैंने डिहाइड्रेशन किया है, किससे 95% concentrated H2SO4 in presence of mercury ion and टेम्परेचर 450 केल्विन पर। तो इसमें भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है और आपको इथीन मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं क्वाटरनरी अमीन्स। ये एक क्वाटरनरी अमीन है, ये देखिए इस नाइट्रोजन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है और एक ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसका अगर हम डिग्रेडेशन करें या हम हाफमैन एलिमिनेशन करें तो हाफमैन एलिमिनेशन पर हमें क्या मिलता है, पहले हम इसकी सिल्वर ऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये हेलोजन रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयन से और फिर हम इसको हीट करते हैं तो इसमें पायरोलिसिस की रिएक्शन होती है। और देखिए यहाँ पे जब पायरोलिसिस रिएक्शन होती है तो या तो यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है या इस पोजीशन पे आता है और आपको 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन मिलती है। कहने का मतलब ये आपको इथीन तो नहीं मिलती, लेकिन आपको 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन मिलती है। और अगर आपको इथीन बनानी है तो इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्वाटरनरी अमीन हम यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव यानी कि इथाइल, इस ग्रुप की जगह इथाइल और ये क्वाटरनरी अमीन ग्रुप हम लेके चलते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन इसके अलावा इसके और भी मेथड्स होते हैं, जैसे अगर आपने विसिनल डाइहैलाइड लिया, यहाँ मैंने इथाइलिन हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन अगर हम जिंक से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको क्या देखेंगे 1:1 में रिएक्शन होती है। मीन्स इस रेशियो में 1 मॉलिक्यूल इथाइलिन हैलाइड का 1 एटम जिंक का आपस में रिएक्शन करते हैं और ये जिंक हैलाइड बाहर निकल जाता है, साथ में इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और आपको मिलता है इथीन। इसी तरह से अगर आप विसिनल डाइहैलाइड की जगह जैम डाइहैलाइड लेते हैं और जिंक से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो आप देखेंगे 2:2 रेशियो में रिएक्शन होगी। मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स जिंक के और 2 मॉलिक्यूल्स मिथाइलिन क्लोराइड के रिएक्ट करेंगे तो दोनों एटम्स जिंक के जिंक क्लोराइड, ये जिंक क्लोराइड इस तरह से बाहर निकाल देंगे और दोनों CH2 आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री होंगी, इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री होंगी, जो आपस में बॉन्ड बना लेंगी तो आपको मिलने वाला है इथीन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं सोडियम सक्सीनेट, यानी कि हम कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से भी इसको बना सकते हैं। आपने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड लिया, इसका अगर आप कॉल्बे हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इससे रिएक्ट करते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स NaOH और हाइड्रोजन कैथोड पे बनते हैं और दोनों CO2 मॉलिक्यूल्स एनोड पर लिबरेट होते हैं और ये CH2 के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ये वैलेंसी फ्री होगी, ये होगी और ये आपस में जुड़ जाएगी। क्योंकि सक्सीनिक एसिड में ये इस तरह से होता है, लेकिन जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये आपस में जुड़ के इथीन देते हैं। हाँ, अगर आप इस हाइड्रोजन की जगह 1 या 2 सब्स्टिट्यूएंट या इधर 1 या 2 सब्स्टिट्यूएंट लेके चलते हैं तो आपको कोरोस्पोंडिंग होमोलोग ऑफ एल्कीन मिलता है।
यानी कि इथीन की जगह आपको प्रोपीन, ब्यूटीन या कोई भी हायर एल्कीन मिल सकती है। लेकिन हम इस चैप्टर में केवल ये 3 मेथड्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन एंड हाफमैन एलिमिनेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। इन 3 मेथड्स को हम अभी इस चैप्टर में नहीं डिस्कस करेंगे। Our first method of preparation is dehydrohalogenation of alkyl halide. Dehydrohalogenation means -HX मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये देखिए, आपने इथाइल हैलाइड लिया, इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH की आपने रिएक्शन कराई। तो आप क्या देखते हैं, अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और आपको इथीन मिलता है, साइड प्रोडक्ट वाटर एंड KX पोटेशियम हैलाइड होता है। प्रोपाइल के केस में अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड लेते हैं, ये देखिए मैंने प्राइमरी 1 क्लोरोप्रोपेन लिया है और यहाँ पे मैंने सेकेंडरी मीन्स 2 क्लोरोप्रोपेन लिया है, तो आपको प्रोडक्ट अल्टीमेटली सेम मिलने वाला है, क्योंकि इस केस में ये आपका अल्फा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन इस तरह से एलिमिनेट होगी और आपको मिलेगा प्रोपीन, साथ में वाटर प्लस KX ये आपको मिलने वाला है। यहाँ अगर आपने 2 क्लोरोप्रोपेन लिया है तो आप क्या देखते हैं, दिस वन विल बी योर अल्फा कार्बन एंड दिस वन विल बी बीटा। आप चाहे इधर से बीटा माने चाहे इधर से बीटा माने, प्रोडक्ट विल बी सेम, उसको हम प्रोपीन ही कहने वाले हैं। इस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है एंड यू गेट सेम मॉलिक्यूल प्रोपीन। तो यहाँ आपने देखा कि जब आप प्राइमरी या सेकेंडरी, कुछ सेकेंडरी हैलाइड्स, नॉट ऑल, जब आप प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड्स लेते हैं तो जो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है वो E2 टाइप होता है। E2 मीन्स बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मीन्स बेस के ऊपर डिपेंड करती है। और इसमें आप देखेंगे जो एलिमिनेशन है हाइड्रोजन का और हैलाइड का, ये एक कंसर्टेड स्टेप होता है। जैसे कि ये आपने दिखा कि ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं और ये 2 हाइड्रोजन और 1 हैलोजन इस कार्बन से, इसको मैंने इस तरह से खोल के लिख दिया। तो जब इसके ऊपर KOH रिएक्ट करता है, एल्कोहलिक KOH अटैक करता है, तो ये क्या होगा, K+ जो है वो इस X के ऊपर अटैक करेगा। तो ये देखिए, ये K+ ने इस X के ऊपर किया और OH जो है इसके ऊपर अटैक करेगा एक बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। तो OH और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है साइड वाइज। ये वाला बॉन्ड जो है अब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। तो आप देखेंगे इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें क्या होगा, OH और H के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनना, न्यू पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और इस हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका इसके साथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड एल्काइल हैलाइड के एक साथ ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड जो है न्यू वो उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये अलग से आइडेंटिफाई या सेपरेट नहीं की जा सकती, ये सिर्फ ड्यूरिंग मैकेनिज्म बीच में बहुत ही मोमेंट्री टाइम के लिए बनती है। और इसके नेक्स्ट स्टेप में तुरंत क्या होता है कि ये OH और H का बॉन्ड बन के बाहर निकल जाता है, ये पोटेशियम हैलाइड बाहर निकल जाता है और अब ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है और आपको मिलता है इथीन। तो यहाँ ये एक ही स्टेप है, यानी कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और इस स्टेप में आप देख रहे हो बेस भी रिएक्ट कर रहा है और एल्काइल हैलाइड भी, इसलिए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर ये एलिमिनेट होने वाला हाइड्रोजन और ये वाला हैलोजन अगर सिस पोजीशन से एलिमिनेट हो रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होती है। और अगर ये ट्रांस पोजीशन से, जैसे कि आप इस केस में देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन इस हैलोजन के ट्रांस पोजीशन पे है, तो जब वो ट्रांस पोजीशन पे होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी फास्ट होती है।
हम इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल को इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने लिया है ट्रांस 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। तो ये ट्रांसपोजिशन पे ब्रोमो है, ये दोनों मिथाइल जो हैं ये ट्रांस हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन जिन्होंने की एल्कोहलिक केओएच से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के बाद क्या करना है, बाहर निकल जाना है, एलिमिनेट हो जाना है। ये दोनों आपस में क्या है, ट्रांसपोजिशन पे हैं। तो ये ब्रोमाइड और ये OH जब इसके ऊपर अटैक करता है तो ये दोनों क्योंकि ट्रांसपोजिशन पे हैं, इनका एलिमिनेशन आसान है। OH यहाँ से अटैक कर सकता है, बट ब्रोमाइड यहाँ से बाहर जा सकता है, इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होने वाला है। इसीलिए जब ये वाली रिएक्शन फास्ट होती है और आपको मिलता है 2 ब्यूटाइन, क्योंकि जब ऑलरेडी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप सिस और ट्रांस दो अलग पॉसिबिलिटी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता और यहाँ 2 हाइड्रोजन और होते तो सिस और ट्रांस का इमेजिनेशन पॉसिबल उसमें नहीं था। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया सिस 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। तो ये ब्रोमीन दोनों, पहले तो मिथाइल सिस पोजीशन पे, ब्रोमीन और हाइड्रोजन जिन्होंने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में एलिमिनेट होना है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सिस पोजीशन पे हैं। तो यहाँ OH का जब अटैक इसके ऊपर होगा और ब्रोमाइड जब एलिमिनेट होगा तो हम क्या देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से ये वाली रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होती है। अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट आपको सेम मिलने वाला है, इसमें भी आपको 2 ब्यूटाइन मिलेगा और इस केस में भी आपको 2 ब्यूटाइन ही मिलता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में अगर सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो उस केस में हम क्या देखते हैं, E2 की जगह E1 मैकेनिज्म प्रीफर होता है। कैसे, ये आपने एक टर्शरी हैलाइड लिया है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको आप IUPAC नेम देंगे तो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा। वैसे हम इसको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमाइड का एलिमिनेशन होगा एंड यू विल गेट टर्शरी कार्बोनियम आयन। ये एक्चुअली CH3 था जिसका एक हाइड्रोजन मैंने आपको अलग से दिखाया है। ये टर्शरी कार्बोनियम आयन प्लेनर होता है और इस प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण इसमें जब नेक्स्ट अटैक होगा किसका, OH का, तो वो किसी भी साइड से हो सकता है और आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, क्योंकि तीनों ही मिथाइल ग्रुप है तो तीनों के ऊपर अटैक के चांसेस सेम है और डायरेक्शन भी दोनों साइड से हो सकती है। तो मैंने एक साइड को प्रीफर किया। इस हाइड्रोजन के ऊपर जब हाइड्रोक्साइड आयन बेस से इसके ऊपर अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है और हाइड्रोजन प्लस के एलिमिनेशन से इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो आप देखेंगे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आइसोब्यूटाइलीन। तो ये मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म कहलाता है क्योंकि ये 2 डिफरेंट स्टेप्स में हो रहा है और इसमें ये एक ट्रांजिशन, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलती है और इसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो ये है जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इस स्टेप में केवल और केवल एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें बेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसीलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सेट-जेफ प्रिंसिपल। व्हाट इज सेट-जेफ प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ प्रिंसिपल, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन जो एल्कीन्स बनती हैं वो बनती हैं जो सिमेट्रिकल हों। Means symmetrical alkenes will be preferred over asymmetrical alkenes. Similarly, more substituted alkenes will be preferred. More substituted alkenes will be preferred over less substituted alkenes. मतलब जिसमें substituents कम होंगे वो एल्कीन कम बनती है और जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है वो एल्कीन ज्यादा बनती है। और हम इसको कहते हैं हायर नंबर ऑफ एल्कीन। हायर नंबर ऑफ एल्कीन्स आर प्रिफर्ड ओवर लेस या लोअर नंबर ऑफ एल्कीन। देखिए, अगर आपने ऐसा कोई एल्काइल हैलाइड ले रखा है जिसमें 2 तरह से एलिमिनेशन पॉसिबल है, जैसे मैंने यहाँ लिया है 2-क्लोरोब्यूटेन, इसमें दिस वन इज अल्फा कार्बन, इसका ये कार्बन बीटा है
और ये भी बीटा है, तो हम एक को बीटा डैश और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अब इसके लिए दोनों पॉसिबल है कि ये इस बीटा से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो सकता है या इस बीटा से हो सकता है हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। जब इस बीटा से होगा तो आप क्या देखेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ब्यूटीन बनने वाला है, और जब इस बीटा से होगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और प्रोडक्ट आपको मिलेगा 2 ब्यूटीन। तो अब ध्यान दो कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में बेसिकली क्या फर्क है। 1 ब्यूटीन आप देखेंगे असिमेट्रिकल है, मींस अगर यहां से हम मॉलिक्यूल को ब्रेक करें या इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, स्प्लिट करें, तो यू आर गोइंग टू गेट असिमेट्रिकल 2 इक्वल हाफ्स। तो आप देखेंगे ये कम बनता है, इसकी परसेंटेज 19% ही है। और असिमेट्रिकल ब्यूटीन के साथ साथ इसका जो नंबर है एल्कीन का, ईन का नंबर क्या है, 1 ब्यूटीन लेस नंबर है और साथ में लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अगर ये पेरेंट है इथीन, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, केवल एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट की जगह ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहलाती है। इसीलिए ये मैंने तीनों फैक्टर इधर लिखे हैं, एसिमेट्रिकल, लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड लोअर नंबर ऑफ एल्कीन। ये कम बनती है केवल 19%, जबकि 2 ब्यूटीन मीन्स की हायर नंबर ऑफ एल्कीन, ये हायर नंबर ऑफ एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड सिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें आप देखेंगे जब इस बीटा से, बीच वाले बीटा कार्बन से बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब आपके पास 2 चांस है, ट्रांस ब्यूटीन भी बन सकती है और सिस ब्यूटीन भी बन सकती है। ये सिस है और ये ट्रांस है। तो अब सिस और ट्रांस में भी ट्रांस जो है स्टेरिकल हिंड्रेंस कम होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो आपको मिलता है ये 51% और सिस ब्यूटीन मिलता है 30%। तो अल्टीमेटली अगर आप दोनों की परसेंटेज को जोड़ते हो तो दैट विल कम अराउंड 81%। तो आपने देखा 2 ब्यूटीन बनती है 81% और 1 ब्यूटीन बनती है ओनली 19%। तो इसमें अगर आप इसको बेसिक एल्कीन मान के चलते हो इथीन, तो देखो 2 हाइड्रोजन की जगह 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखते हो 2 हाइड्रोजन की जगह 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो इसीलिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी कहलाती है और इसका नंबर 2 है, तो ये हायर नंबर ऑफ एल्कीन भी कहलाती है। और अगर आप इसको यहां से कट करते हो तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलने वाले हैं, तो इसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन भी कहते हैं। एंड दिस इज द रूल, क्या कहलाता है, सेट-जेफ प्रिंसिपल, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले सेट-जेफ ने नोटिस किया था, इसीलिए उन्होंने इस रूल का नाम दिया सेट-जेफ प्रिंसिपल। Here is one assignment for you. You have to tell the product ABC and their percentage ratio also. I have given you 2-chloropentane. आपने इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा के और ये बताना है कि प्रोडक्ट ABC क्या होंगे और उनकी परसेंटेज क्या होगी। That you have to do yourself. And the next method of preparation is dehydration of alcohols. डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हमने यहाँ एक एल्कोहल लिया है, इथाइल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम 95% कंसंट्रेटेड H2SO4 से 450 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं तो हमें इथीन मिलती है। इसमें भी क्या होता है, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और जिसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और आपको मिलता है इथीन। तो इसमें क्योंकि अल्टीमेटली एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन का नाम देते हैं डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट, अगर आप इसमें 1 प्रोपेनॉल लेते हैं तो 1 प्रोपेनॉल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल भी क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। तो इसके लिए अगेन यू नीड कंसंट्रेटेड H2SO4 95% एंड 450 केल्विन टेम्परेचर। और ये देखिए अल्फा और बीटा से हाइड्रोजन और OH मीन्स वाटर एलिमिनेट होगा एंड यू आर गोइंग टू गेट प्रोपीन। अगर आप 2 प्रोपेनॉल लेते हैं तो प्रोडक्ट तो आपको प्रोपीन ही मिलने वाला है, लेकिन ये इकोनॉमिकली या कहना चाहिए ग्रीन रिएक्शन है। कैसे कि आपको 60% ही कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए और 450 टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर भी इसका कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 450 से 380-85 के आसपास इसका
टेम्परेचर होता है, तो आपको मिलता है प्रोपीन। तो देखो प्रोपीन आपको 1 प्रोपेनॉल से भी मिल रहा है, 2 प्रोपेनॉल से भी मिल रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, दोनों में जो 2 प्रोपेनॉल से बनाते हैं ये ज्यादा ग्रीन रिएक्शन है। और अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले तो ये टर्शरी कार्बन पे OH है, इसको अगर हम अल्फा माने और इसको हम बीटा माने तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन के बाद आपको आइसोब्यूटिलीन मिलेगा। लेकिन ये और भी ज्यादा ग्रीन रिएक्शन है, यहाँ आपको ओनली 20% कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए और 365 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन की कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखी है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्या हर बार हमें डिहाइड्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 ही चाहिए या हम कुछ और सब्सटेंस भी काम में ले सकते हैं? तो देखिए हम काम में ले सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट C630 केल्विन टेम्परेचर पर, तो भी आपको यही रिएक्शन मिलने वाली है, यानी कि आप इसकी जगह ये लिखेंगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। या आप एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं या आप लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करता है, और इसकी जगह आप ले सकते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो आपको ये 4 सब्स्टिट्यूट रिएजेंट आपके पास अवेलेबल है, आप कंसंट्रेट H2SO4 की जगह इनको काम में ला सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंडस्ट्रियली यानी कि बल्क में अगर हमें अल्कोहल बनानी है तो हम बल्क में बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 630 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे हम इंडस्ट्रियली इथाइल अल्कोहल का सिंथेसिस या मैन्युफैक्चरिंग करते। तो इन तीनों रिएक्शंस को देखने के बाद वी कैन कंक्लूड कि जो रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी अल्कोहल है इट इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड इट इज ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड इट इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड H2SO4 और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती। नाउ वी सी द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड एविडेंसेस इन फेवर ऑफ दिस मैकेनिज्म। ये फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि एक्चुअली ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, मींस यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को, तो इसके फर्स्ट स्टेप में OH के ऊपर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन आयन को, क्योंकि आप रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा रहे हो तो यू हैव प्लेंटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो ये इससे इसको अट्रैक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सोनियम आयन। और ये ऑक्सोनियम आयन क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल है, तो ये अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चला जाता है और आपको मिलता है कार्बोनियम आयन। तो और ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये अपने कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चला जाता है और आपको मिलता है कार्बोनियम आयन। और ये स्टेप क्योंकि काफी स्लो है, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसीलिए इसमें क्योंकि एक ही टाइप की स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है तो हम इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसका तुरंत बाद, क्योंकि जो कार्बोनियम आयन बना ये अनस्टेबल होता है, इसके ऊपर क्या होगा, इसमें से जो अल्फा कार्बन के ऊपर कार्बोनियम आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन इमीडिएटली क्या करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच में शिफ्ट कर देता है और हाइड्रोजन एज ए H+ रिमूव हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे माइनस आएगा, माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा एंड यू विल गेट इथीन। इस मैकेनिज्म के फेवर में वी हैव 3 एविडेंसेस ऑल्सो। फर्स्ट कि अगर हम यहाँ पे प्राइमरी की जगह सेकेंडरी या टर्शरी लेके चले अल्कोहल, तो हम क्या देखते हैं, टर्शरी की स्पीड ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ जो कार्बोनियम आयन मिलेगा वो टर्शरी मिलेगा और हर वो रिएक्शन जिसमें स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है वो हमेशा फेवर्ड होती है। तो आप देखेंगे कि आपको इसी सीक्वेंस में रेट ऑफ रिएक्शन मिलती है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी भी इसी सीक्वेंस में, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। और समटाइम ये जो कार्बोनियम आयन बनता है बीच में, इसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से हम क्या देखते हैं, हमें समटाइम अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी मिलते हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। और
रिजियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट भी, यानी कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो फेवर्ड होते हैं दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, यानी कि अगर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है तो उनमें से कोई एक प्रोडक्ट ऑलवेज फेवर्ड होगा ऑन अदर प्रोडक्ट। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकेंड एविडेंस। ये आपने लिया 1-ब्यूटेनॉल। 1-ब्यूटेनॉल में जब ये OH एज ए वाटर रिमूव होगा, ये मीन्स पहले ये H+ से बॉन्ड बनाएगा, फिर ये पूरा रिमूव होगा, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा प्राइमरी कार्बोनियम आयन। तो एक्चुअली अगर प्राइमरी कार्बोनियम आयन ही स्टेबल होता तो हम क्या देखते कि ये यहां से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाता, बाहर निकल जाता और आपको मिलता CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स 1-ब्यूटीन मिलता। क्योंकि ये इसी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है और हम जानते हैं कि 1 नंबर पे या प्राइमरी कार्बन पे अगर कार्बोनियम आयन है प्लस चार्ज है तो वो अनस्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, और अगर उसको पॉसिबिलिटी है सेकेंडरी में ट्रांसफॉर्म होने की तो वो तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ आप देखो जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मीन्स कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, तो आप देखेंगे ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में शिफ्ट हो गया, जबकि OH के एलिमिनेशन से सेकेंडरी नहीं बना, OH के एलिमिनेशन से प्राइमरी बना है, प्राइमरी ट्रांसफॉर्म हुआ है सेकेंडरी में। और अब ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो ये अपनी स्टेबिलिटी के साथ क्या करेगा, इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके और आपको देगा 2-ब्यूटीन। और हम देखते हैं कि इस केस में जहां देखने से सिंपली अगर इसको फर्स्ट विजुअलाइज करते तो हमें लगता कि 2-ब्यूटीन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, लेकिन हम देखते हैं 2-ब्यूटीन एक मेजर प्रोडक्ट 80% बनता है और 1-ब्यूटीन जिसकी हम एक्सपेक्टेशन 100% कर रहे थे वो केवल 20% ही बनता है। सिमिलरली अगर आप ये लेते हैं एक कंपाउंड CH3 CH2 CH3 और ये CH2OH, तो देखो इसको देखने पे भी आपको क्या लगता है कि ये OH के जाने के बाद इस कार्बन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और ये OH चला जाए और एक H यहाँ से चला जाए। लेकिन ये प्रोडक्ट कम बनता है, बहुत ही माइनर बनता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी कार्बोनियम में। कैसे कि ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो आपको मिलने वाला है CH3 CH2 C पॉजिटिव CH3 और CH3। तो अब देखो टर्शरी कार्बोनियम आयन बन गया, तो ये अब क्या करेगा, ये स्टेबल होता है और ये इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके आपको देगा 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, जो कि इसको फर्स्ट विजुअलाइज करने से आपको लग रहा था कि ये तो बनेगा ही नहीं, जबकि आप क्या देखते हैं जो फर्स्ट विजुअलाइजेशन से आपको 100% प्रोडक्ट इमेजिन हो रहा था वो केवल माइनर बनता है, बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, और जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर रहे थे वो क्या बनता है, ज्यादा बनता है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। आवर थर्ड एविडेंस इज रिजियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। हमने जैसे देखा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनते हैं, सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे लेते हैं 2-ब्यूटेनॉल, तो इस OH के जाने के बाद आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोनियम आयन मिलने वाला है, और इसमें हम देखेंगे प्रोडक्ट जो है रिजियो सेलेक्टिव होगा, यानी कि वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। ये इतना स्टेबल अगर कार्बोनियम आयन बना है तो इट विल गेट सफिशिएंट टाइम टू सेलेक्ट द सेकेंड स्टेप कि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो या यहाँ से एलिमिनेट हो। तो हम क्या देखते हैं वो यहाँ से एलिमिनेट होता है और आपको 80% 2-ब्यूटीन और 20% 1-ब्यूटीन मिलती है। सिमिलरली अगर आप लेते हैं 2-मिथाइल 1-ब्यूटेनॉल, तो इसमें जिस प्रोडक्ट को आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे वो प्रोडक्ट बनता है। कैसे कि आपको मिलता है ये वाला मेजर प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, पहले पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो इट गेट शिफ्टेड इनटू दिस टर्शरी कार्बोनियम आयन। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और अब टर्शरी कार्बोनियम आयन क्योंकि स्टेबल है और स्टेबल होने के कारण इट कैन सेलेक्ट और इट कैन चूज द सेकेंड स्टेप कि सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होना चाहिए या एलिमिनेट होना चाहिए, तो वो यहाँ से एलिमिनेट करता है और आपको
ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और जो उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको माइनर प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस वे वी हैव 3 एविडेंसेस इन फेवर ऑफ dehydration of alcohols. Now we will see pyrolysis या Huffman elimination of quaternary ammonium salt. Third method of preparation is Huffman elimination of quaternary ammonium salts. तो ये देखिए, ये मैंने एक प्राइमरी अमीन ली है जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसमें पहले हम फर्स्ट स्टेप में एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन करते हैं, मीन्स इसकी मिथाइल हैलाइड से रिएक्शन तब तक कराते रहते हैं जब तक कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हम क्या देखते हैं, पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होती है, फिर दूसरी हाइड्रोजन रिप्लेस होती है, फिर ये लोन पेयर देके भी एक मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है और यहाँ आपको मिलता है क्वाटरनरी अमोनियम। इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है जिसको हमने यहाँ बाहर डिनोट किया। तो ये देखिए, नाइट्रोजन का एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन चुका है, 3 मिथाइल है और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है और साथ में एक हैलाइड ग्रुप है। अब हम इसके सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड और वाटर से कराते हैं, जो क्या करता है, इस हैलोजन को एक्सचेंज कर देता है किससे, OH ग्रुप से। तो आपको मिल जाता है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये रिएक्शन आप आयन एक्सचेंज रेजिन से भी करा सकते हैं या डायरेक्ट सिल्वर ऑक्साइड और वाटर से भी करा सकते हैं। अब हम इसका जब पायरोलिसिस करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होती है और वो हाइड्रोजन और OH मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं और ये टर्शरी अमोनिया या अमीन जो है ये बाहर आ जाती है। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ आपको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, 1 ब्यूटीन मिला, जबकि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से और डिहाइड्रेशन से, अल्कोहल से हमें क्या मिलता था, 2 ब्यूटीन ज्यादा मिलता था। यहाँ हमें क्या मिलता है, 1 ब्यूटीन ज्यादा मिलता है। तो इसका क्या लॉजिक है कि हमें यहाँ सेटजेफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी कि ये चाहता तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता था, लेकिन ये यहाँ से नहीं करता, यहाँ से करता है। तो ये सेटजेफ के अपोजिट प्रोडक्ट क्यों बनाता है, इसके पीछे 3 रीजन होते हैं। इसका फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन में हम देखते हैं कि इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि जब OH हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और नाइट्रोजन जो है अपने तीनों मिथाइल के साथ बाहर निकलने जाता है, यानी कि ये रिलीज होता है, इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इट इज मोर लाइकली टू रिएजेंट, यानी कि रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट से आप प्रोसीड कर रहे हो ये अपने रिएक्टेंट के कैरेक्टर ज्यादा रखती है, यानी कि इस कार्बन अल्फा और बीटा के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। और जब ये रिएक्शन पूरा ब्रेक हो जाता है, ये यहाँ से पूरा ब्रेक हो जाता है, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जबकि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम क्या देखते हैं कि जब ये ब्रोमीन यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसमें अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में पहले से ही पाई बॉन्ड होता है, यानी कि थोड़ा सा पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे जल्दी, और ये रिजेंबल करती है ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट से, यानी कि जो कमिंग प्रोडक्ट है, आने वाला प्रोडक्ट है नेक्स्ट स्टेप में, ये उससे रिजेंबल करती है। जबकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट अपने पीछे जो इसके रिएक्टेंट था उससे रिजेंबल करती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, क्यों हमें इसमें सेटजेफ के अपोजिट प्रोडक्ट मिलता है और इसमें हमें सेटजेफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जैसे इस सेकेंडरी कार्बन के ऊपर अगर ये क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है, तो ये वो हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, या जो बाहर OH आयन है वो उस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा जो ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है। तो हम क्या देखते हैं, ये वाली जो दोनों हाइड्रोजन है, दीज आर लेस एसिडिक, जबकि ये वाली जो दोनों हाइड्रोजन है, दीज आर मोर एसिडिक। तो इसीलिए OH इसके ऊपर अटैक करता है और आपको यहाँ क्या मिलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और आपको 1 ब्यूटीन मिलती है। तीसरा फैक्टर हम क्या देखते हैं, स्टेरिकल हिंड्रेंस। स्टेरिकल हिंड्रेंस में OH ग्रुप उस कार्बन के
हाइड्रोजन पे अटैक करेगा जहां स्टेरिकल हिंड्रेंस कम है। तो देखो इस कार्बन के पास एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये OH ग्रुप इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, जबकि इस कार्बन के ऊपर क्या है, स्टेरिकल हिंड्रेंस कम है, तीनों हाइड्रोजन है, तो वो इसके ऊपर अटैक करता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि यहाँ आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो अपोजिट टू सेट मिलता है। ये बात एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि एक बार आपको 2-ब्यूटेनॉल से प्रोडक्ट पूछा जाएगा और एक बार आपको 2 नंबर पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लगा के या ग्रुप लगा के फिर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो वहां आपने अपना आंसर देना है सेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको 2 ब्यूटीन मिलेगी ओनली 5% और 1 ब्यूटीन आपको मिलती है 95%। तो देखा आपने कि आप चूज कर सकते हो रिएजेंट। अगर आपको 1 ब्यूटीन चाहिए तो आप इस मेथड से जाइए, और अगर आपको 2 ब्यूटीन चाहिए तो आप डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाले मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkenes, and if you have any doubt please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you very much. All the very best. Thank you.